की हेडिंग का नाम है बेटा आदित्य, आज की हेडिंग का हमारा नाम है सॉल्युबिलिटी। ओके, तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में इन्होंने इनिशियली दो हेडिंग्स बना दी हैं। पहली बना के दी है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड या सॉलिड और लिक्विड इन लिक्विड। मतलब सॉल्युबिलिटी में हमारे पास सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट है बच्चों हमारे पास लिक्विड। और इसके बाद इन्होंने दो हेडिंग हमें बना दी है सोल्यूट के हिसाब से। तो हमारे पास सोल्यूट क्या क्या हो सकता है? सोल्यूट या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या फिर गैसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हेडिंग है हमारी इस समय। पहली हेडिंग का नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन लिक्विड। मतलब ये हो गई पहली हेडिंग। ठीक है बेटा, और मेन हेडिंग जिसपे न्यूमेरिकल्स हैं वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, वो सेकंड हेडिंग होगी, वहीं से न्यूमेरिकल या हेनरी लॉ जो मेन टॉपिक है वो आएगा। एक एक करके पढ़। पहली हेडिंग का नाम है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन लिक्विड। ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो जब भी ये क्वेश्चन किसी से बोला जाता है तो यूजुअली दिमाग में क्या आता है? पानी लिया है और पानी में चीनी या नमक घोलना है, या पानी के अंदर कोई और लिक्विड जैसे HCl है, HNO3 है, ये घोलना है। तो ये हुआ सॉलिड या लिक्विड को लिक्विड में घोलना। तो ये कौन घुलेगा कौन नहीं घुलेगा? पहला फैक्टर हमारा बेसिकली हमेशा रहेगा लाइक डिसॉल्व लाइक। ओके, द फर्स्ट फैक्टर इज ऑलवेज लाइक डिसॉल्व लाइक, या इसे बुक की भाषा में कहते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में जो एक प्रॉपर डायलॉग चलता है लाइक डिसॉल्व लाइक। तो LDL क्या है, ये लाइक डिसॉल्व लाइक क्या है? आई होप सो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता भी है। गधे गधों के साथ ही खुश रहते हैं, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट के साथ ही खुश रहते हैं। तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो इसका बेसिक मतलब क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक का नेचर सेम होना चाहिए। नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर में घुलती हैं, पोलर चीजें पोलर में घुलती हैं। यूजुअली द पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट एंड द नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको एक वर्ड दे दिया है लाइक डिसॉल्व लाइक। कई जगह इसको हम ऐसे भी कह लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक चीजें हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलती हैं। बच्चों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? बेसिकली नॉन पोलर होते हैं, बेसिकली एप्रोटिक होते हैं, वो ऑर्गेनिक है। एप्रोटिक मतलब प्रोटॉन नहीं होता, फ्री प्रोटॉन नहीं होता। जैसे बेंजीन एप्रोटिक सॉल्वेंट है, टोलिन भी सॉल्वेंट है, और ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे बेंजीन, टोलिन, CCl4, क्लोरोफॉर्म। ये ऑर्गेनिक में यूज किए जाते हैं एज ए मीडियम ऑर्गेनिक चीजों को घोलने के लिए। तो ऑर्गेनिक चीजें जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलती हैं, तो वो भी लाइक डिसॉल्व लाइक हो गया। और इनऑर्गेनिक है जैसे HCl, HNO3 या बाकी चीजें, वो वाटर में घुलती हैं। अगेन इट इज ऑल्सो लाइक डिसॉल्व लाइक। ये पोलर होती है, इसलिए वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, उसमें घुलती है। अब कई लोग कहते हैं शुगर भी तो पानी में घुलती है। ठीक है, यस, पायरोल इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो शुगर पानी में क्यों घुलती है? क्योंकि शुगर तो ऑर्गेनिक है और शुगर नॉन पोलर भी है। तो एक रीजन सॉल्युबिलिटी का ये भी निकाला है वाटर के लिए कि वो सब्सटेंस जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ध्यान देना, वो सब्सटेंस जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बनाएगा या वाटर के एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके कोई अट्रैक्शन बना ले। वाटर में जो एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड है, इतनी एनर्जी दी जाए कि वो एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक करके इसके साथ कोई ना कोई अट्रैक्शन है। वो हर चीज पानी में सॉल्युबल होती है। जैसे अगर हम कहें ग्लूकोज पानी में क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि ग्लूकोज वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इथाइल अल्कोहल क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जो भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो सॉल्युबल है। अब कोई कहे NaCl पानी में क्यों घुल गया? क्योंकि Cl तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं है, Na भी नहीं बनाता। अब ये क्यों घुल गया?
क्योंकि Na का जो वाटर से इंटरेक्शन होता है और Cl का जो वाटर से इंटरेक्शन होता है, इसको हम कह देते हैं बेसिकली हाइड्रेशन। तो यहाँ एक एनर्जी निकलती है विच इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो वाटर के एग्जिस्टिंग वाटर के आपस के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देते हैं, और क्योंकि इनके साथ अट्रैक्शन है तो वाटर इनको या इन आयंस को इनगल्फ कर लेता है। तो बेसिकली NaCl के केस में हम हाइड्रेशन कहते हैं, हाइड्रेशन। हाइड्रोलिसिस एक अलग वर्ड है, वो थोड़ा सा अलग बताऊंगा। ये हाइड्रेशन कहलाता है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस नेवर हाइड्रोलाइज, इट अंडरगो हाइड्रेशन। तो ये सेंटेंस या डायलॉग अलग से समझ लेना जिसको समझना हो। अभी फोकस यहाँ करते हैं। हेडिंग का नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन लिक्विड। तो कोई दिमाग में लिक्विड ले आए, पानी, पायरोल, बेंजीन, व्हाटएवर, और TF जैसे सॉल्वेंट है वैसे ज्यादा। तो ये सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट लेके घोलना है। अब ये आया नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट। क्या एक ही सॉल्वेंट सबके लिए? नहीं भाई, लाइक डिसॉल्व लाइक। ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक घोलो, नॉन ऑर्गेनिक को या इनऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में घोल दो, पानी में घोल दो। और कभी कभी ऑर्गेनिक वाले पानी में घुल सकते हैं, जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है वो पानी में घुल सकते हैं। ये हुआ पहली ले। दूसरा फैक्टर हुआ हमारा ऑब्वियसली टेम्परेचर, ठीक है। और कॉमन सेंस है, ये सबसे इजीएस्ट फैक्टर है। क्लास में जब लाइव क्लास होती है बड़ा मजा आता है इस फैक्टर में। अधिकतर बच्चे के दिमाग में, क्योंकि बार बार बोल के हमने चीनी और पानी का एग्जाम्पल, तो उसके दिमाग में आता है यार पानी गर्म करते हैं तो चीनी जल्दी घुल जाती है, तो वो डायरेक्टली कहने लगता है हाइयर द टेम्परेचर मोर द सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों को ये बताना पड़ता है कि भाई HCl को पानी में घोल रहे हैं, HNO3 को पानी में घोल रहे हैं, सबको मालूम है। H2SO4 का तो सभी को मालूम है कैसे डाइल्यूट करते हैं। अगर आपने H2SO4 लेके पानी डाल दिया, ब्लास्ट। और अगर आप पानी के अंदर H2SO4 ड्रॉप बाई ड्रॉप डालेंगे तब घुलेगा। तो डाइल्यूट H2SO4 बनाने का ये तरीका, क्योंकि द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर के फैक्टर में बेटा आपको क्या ध्यान रखना है? द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अगर सॉल्युबिलिटी हीट एब्जॉर्ब करके हो रही है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक के लिए पहले भी बताया होगा, डेल्टा H पॉजिटिव होता है, 11th स्टैंडर्ड का पॉइंट है। डेल्टा H पॉजिटिव यानी प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। जो तुम्हारे जनरल दिमाग में है, शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू सोल्यूशन, और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है बच्चे। और बेटा अगर ये एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आगे जाएगा इक्विलिब्रियम, ली शैटिलियर प्रिंसिपल, क्लास 11। टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम आगे जाता है जब प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। कॉमन सेंस की वजह से बात है कि ये प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब करके चल रहा है, तो अगर आपने हायर टेम्परेचर पे चलाया है तो ये प्रोसेस जल्दी होगा। एक सिंपल एग्जांपल से सोचो, पानी रखा है, पानी छोड़ो, पेट्रोल रखा है, धूप में रखा है, और उतना ही पेट्रोल आपने शाम को छाया में या नाइट में रख दिया बाहर। तो दोनों में 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए रखा, दोनों में सेम टाइम के लिए, क्या डिफरेंस आएगा? जब आप धूप में रखोगे तो ज्यादा इवोपरेट हो जाएगा, जब आप इवनिंग या कोल्ड टेम्परेचर में रखोगे कम इवोपरेट होगा। व्हाई? द इवोपरेशन ऑफ दिस प्रोसेस और पेट्रोल टू एयर इज एंडोथर्मिक। तो कॉमन सेंस की बात है, हाई टेम्परेचर में ज्यादा एवॉल्व हो जाएगा पेट्रोल एंडोथर्मिक की वजह से, और लो टेम्परेचर में कम होगा। बट बच्चे जो बात भूल जाते हैं वो इसका पॉइंट बी है, जो आप अधिकतर भूल जाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा कह रहा हूं, आप ध्यान से याद रखेंगे क्या, कि कुछ सब्सटेंसेस एक्सोथर्मिक सॉल्युबल भी होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस एक्सोथर्मिक सॉल्युबल भी होते हैं। डेल्टा H इज नेगेटिव, एक्सोथर्मिक। और अब टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम पीछे आएगा, या कह सकते हो आप सॉल्युबिलिटी मेरे बच्चे कम हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और सॉल्युबिलिटी एक लिमिट तक टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ेगी फिर कम हो सकती है, ये भी हो सकता है। व्हाट इज दिस? एक लिमिट तक बढ़ाने में बढ़ेगी फिर कम होगी। जैसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, Na2SO4.10H2O। आई होप सो आपने ये वर्ड सुना हो, ग्लोबर सॉल्ट कहलाता है। तो जब आप Na2SO4 को पानी में डालेंगे, जब आप हीट करेंगे एक लिमिट तक, Na2SO4 10H2O जब तक बन रहा होगा, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। प्रोसेस एंडोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। जब ये बन चुका है, ये अटेन हो चुका है, अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहां पे प्रोसेस एक्सोथर्मिक शुरू हो जाता है। यानी अब वाटर से जो इंटरेक्शन है वो दूसरे तरीके का होता है।
ये वाटर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन वाला है, फिर हाइड्रोलिसिस या इंट्रैक्शन दूसरा हो गया तो उस समय हीट निकलती है। तो पॉइंट क्या आ गया, इसका ग्राफ टेम्परेचर का और सॉल्युबिलिटी का अगर देखेंगे तो Na2SO4 के लिए समवॉट ऐसा आएगा, NaCl के लिए ग्राफ ऐसा आएगा। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। और अगर कोई और ऐसा है जो एंडोथर्मिक सॉल्युबल है, लाइक शुगर इन वाटर, तो उसका ग्राफ समवॉट ऐसा आएगा। तो ये शुगर इन वाटर, कहने का मतलब ये येलो वाला ग्राफ डेल्टा H पॉजिटिव का होगा, ये ब्लू वाला ग्राफ नीचे वाला डेल्टा H नेगेटिव का होगा, और ये वाला ग्राफ यहां तक डेल्टा H पॉजिटिव है, ठीक है, और इसके बाद डेल्टा H नेगेटिव। आई होप सो। फिर से समझा दिए। कौन सा पॉइंट बेटा, जल्दी बोलो। सब बी पॉइंट। बी पॉइंट में हमने ये कहा है, बड़ा सरल बात है, जहां तक मैं आवाज पहचान पाया हूँ, शायद यश की थी, शायद यश मुरझानी की थी शायद, ठीक है, सही है या गलत है? संस्कार सर। है संस्कार। संस्कार, चलो मुझे आवाज से ऐसा लगा यश की, कोई बात नहीं। तो बेटा बी पॉइंट हमने क्या कहा है, बेसिकली हमारा बी पॉइंट है कि चूना, मतलब पहले एग्जांपल दे रहा हूं है कि अगर आपके घर में कोई कुक लगा हुआ है और वो कुक कह रहा है, शादी वादी का काम कर रहा है व्हाटएवर, वो कुक कह रहा है पानी गर्म कर दो भाई, मुझे चीनी घोलनी है। ओके, दैट्स फाइन। वो जो कुक कह रहा है पानी गर्म कर दो, चीनी घोलनी है, वेरी गुड, पानी गर्म करिए, चीनी ज्यादा घुलेगी। वही घर में पेंटर लगा है और उसी घर में पेंटर कह रहा है अरे भैया पानी हमें गर्म कर दो, हमें चूना घोलना है। बेटा चूना कैल्शियम कार्बोनेट होता है और उसका घुलना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यानी हाई टेम्परेचर में वो जो चूना है गर्म पानी में कम घुलेगा, ठंडे पानी में ज्यादा घुलेगा। तो बेसिकली वो चूना घोल नहीं रहा है, बिना घोले लगा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो सेकेंड पॉइंट ये कहा है, कुछ सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो जब सॉल्वेंट में जाते हैं और सोल्यूशन बनता है तो हीट निकलती है, और ली शटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। तो अगर इधर निकल रही है तो इस डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, तो इस डायरेक्शन यानी बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी दोनों अलग हो जाए। आई होप सो क्लियर। तीसरा फैक्टर यहाँ पे, पहला फैक्टर हुआ नटूरे, नटूरे मतलब नेचर, दूसरा फैक्टर हुआ टेम्परेचर, ठीक है, नटूरे और टेम्परेचर क्लियर होना चाहिए, क्लियर कर लो नटूरे, नहीं तो फटूरे गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। और तीसरा फैक्टर यहाँ पे जो होता है वो है प्रेशर। यहाँ पे फिलहाल प्रेशर का नो इम्पैक्ट नो इफेक्ट मान के चलना है, ठीक है, यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोई सॉलिड या लिक्विड किसी लिक्विड में ज्यादा घुलता है या कम घुलता है, इनसिग्निफिकेंट, कोई खास फर्क नहीं। कहने का मतलब अगर मैं चीनी को ग्राउंड पे या जहां हम लोग रह रहे हैं इस जगह पे घोल रहा हूँ प्रेशर का इम्पैक्ट देखते हुए, और उसी चीनी को पहाड़ पे ले जाऊं एट द टॉप ऑफ द हिल, वहां आपको मालूम है प्रेशर कम है, एयर का प्रेशर कम है, लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर में प्रैक्टिकली कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हम प्रेशर से सॉलिड या लिक्विड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी में कुछ नहीं पढ़ते, सीधा कहते हैं न्यूट्रल, ठीक है। तो ये फैक्टर यहाँ के लिए तो जीरो है। नाउ द मेन हेडिंग, अब हमारे जो हमें पढ़ना है असलियत में वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये हमें पढ़ना है भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है, इन लिक्विड। और दिमाग में रखिएगा इसके न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हेनरी लॉ से सॉल्युबल होंगे, सॉल्व होंगे। इसके न्यूमेरिकल्स पे ही फोकस करना है, बहुत इजी है और मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। तो जिन बच्चों का मोल फ्रैक्शन वीक है उनसे एक बार ये है कि भैया मोल फ्रैक्शन रिवाइज कर लो, मोलैलिटी रिवाइज कर लो और परसेंटेज रिवाइज कर लो, क्योंकि यूजुअली मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और परसेंटेज से इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन एबीसी बुक में दे रखा है जानबूझ के मोलैरिटी से रिलेट करके, तो वो तो यूनिट्स हैं, वो आप कर लेंगे। चलिए, हेडिंग का नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो दिमाग में क्या आ गया, दिमाग में आप ना कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल एप्पी फिज टाइप की सोचिए, ठीक है, तुम दूसरी सोच रहे हो वो मत सोचा करो, पहले एप्पी फिज सोचो। तो पानी के अंदर वहां CO2 घुल रहा है, सोडा बॉटल घुस रहे होगे और व्हाटएवर, तो वो जो गैसेस निकल रही है ना, कितनी गैसेस घुली हैं, कितनी निकल रही है, या बॉटल ओपन करने पे पफ नॉइज आई,
तो वो बेसिकली जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वो हेडिंग पढ़नी है, ठीक है। और सिस्टमाइज करें तो बेसिकली जैसे हम लोग गैस इनहेल करते हैं, दैट इज एयर। एयर में से एक कंपोनेंट है ऑक्सीजन, जो हमारी बॉडी को ज्यादा चाहिए, आजकल बहुत डिमांड में भी है, बहुत मुश्किल से मिलती है। चलो, तो वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में जाके बाइंड अप होती है, सॉल्युबल होती है, और उसके बाद हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है या ऑक्सीजन मिलती है थ्रू आउट द सेल्स और बॉडी, ठीक है। ये एक प्रॉपर प्रेशर का काम है। अगर वो प्रेशर कम हो जाए या वो प्रेशर बढ़ जाए, दोनों ही नुकसानदायक है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर जिसे हम कहते हैं, डीप सी डाइवर्स जिन्हें स्कूबा डाइवर्स कहते हैं, वो ले जाते हैं अपने साथ। तो उसमें वो एयर नहीं ले जाते, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं ले जाते, मेनली ऑक्सीजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन ले जाते। तो अब हमें वो पढ़ना है कि वो स्कूबा डाइवर्स को प्रॉब्लम क्या हुई, या पहाड़ पे जब हम जाते हैं, बेसिकली दो क्वेश्चन हमारे कोर्स में ज्यादा है थ्योरी के, एक स्कूबा डाइवर का है और एक पहाड़ की चोटी पे बेंट का है, सॉरी पहाड़ की चोटी पे एनॉक्सिया का है। माउंटेन्स पे एनॉक्सिया होता है, मतलब जब पहाड़ पे जाते हैं तो यूजुअली वी फील लिटिल बिट ऑफ अनईजीनेस, ड्राउजीनेस, और कई बार हम अच्छा फील नहीं करते ड्यू टू लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस। जितनी हाइट पे जाएंगे 14,000 फीट, 12,000 फीट, ऐसी हाइट पे वहां ऑक्सीजन काफी कम है, और कम ऑक्सीजन की वजह से ब्लड को ऑक्सीजन कम मिलती है, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है, और वो एक रेस्टलेस कंडीशन बनती है, उसे एनॉक्सिया कहते हैं, जो अभी हम एक बार फिर पढ़ेंगे, एनॉक्सिया। तो यहाँ जो हमें पढ़ना है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पढ़नी है इन लिक्विड, और उसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया है, सोडा बॉटल्स या जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो एप्लीकेशन है, डीप सी डाइवर्स जिन्हें स्कूबा डाइवर्स कहते हैं वो एप्लीकेशन है, पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं तो एनॉक्सिया है वो एप्लीकेशन है, सी वाटर बेसिकली जहां मछलियां रहती है, सी और रिवर वाटर वॉटेवर, तो जो मछलियां रहती हैं वो फिशेज हैं या अदर एक्वेटिक एनिमल, उन्हें भी तो ऑक्सीजन वहीं से मिल रही है, उन वाटर से ही मिल रही है। तो वहां पे भी कई बार देखा गया है कि फैक्ट्री वेस्ट डालने पर मछलियां मर जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री वेस्ट में पॉइजन होता है, कई बार वो जो फैक्ट्री वेस्ट डाला जाता है वो टेम्परेचर इतना बढ़ा देता है कि वहां से ऑक्सीजन निकल जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, और जबकि फैक्ट्री वेस्ट में कोई पॉइजन नहीं है फिर भी मछलियां मर जाती हैं। सेम हम घर के एक्वेरियम में देखते हैं कि आए दिन उसमें भी मछलियों का यूजुअली डेथ हो जाती है, तो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन ना होने की वजह से होता है। तो इट इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग लाइफ। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में पहला पॉइंट, ऑब्वियसली डेफिनेशन हमें क्लियर है कि 1 लीटर लिक्विड में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट घोल सकते हो, वो सॉल्युबिलिटी है। नाउ पहला पॉइंट नेचर है, ठीक है, नेचर, और नेचर आप समझ गए होंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो भैया बार बार नहीं लिख रहे, यहाँ पे भी वही है, लाइक डिसॉल्व लाइक, एलडीएल है, लाइक डिसॉल्व लाइक में यहाँ क्या है, कुछ गैसेस जैसे कि अमोनिया हुआ, HCl हुआ या HF हुआ, ऑब्वियसली वाटर वेपर्स हुए, ये पानी में जल्दी घुल जाती है। अमोनिया स्पेशली क्यों घुल जाती है भाई, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, ये जल्दी घुल जाती है। CO2 थोड़ा मुश्किल से घुलती है, और जो गैसेस हैं कुछ और मुश्किल से घुलती हैं, मीथेन मुश्किल से घुलेगी, हाइड्रोजन सबसे मुश्किल से घुलती है, लीस्ट सॉल्युबल इज हाइड्रोजन। तो ऐसा क्यों है भैया कि कुछ गैसेस ज्यादा घुलती हैं और कुछ गैसेस कम घुलती हैं, क्यों? तो अगर हम पानी में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली जिसमें भी वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे, जो गैस ज्यादा पोलराइज हो सकती होगी, वो ज्यादा खुलेगी। मतलब पहला टॉपिक हमेशा क्या देखना है, फर्स्ट टॉपिक है पोलर या नॉन पोलर। तो पोलर गैसेस डिसॉल्व इजिलियर देन नॉन पोलर। तो पहला टॉपिक हमेशा, आप वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, पोलर गैसेस डिसॉल्व मोर देन नॉन पोलर, यानी CO2 एक नॉन पोलर गैस है और HCl एक पोलर गैस है। जब HCl गैसेस फॉर्म में होती है तो पोलर है, तो HCl डिसॉल्व मोर देन CO2। तो एक पोलर एंड नॉन पोलर, इट इज ऑलवेज अवर फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमें क्या लगाना है, जब दोनों ही नॉन पोलर, ओके, जैसे एक बेंजीन दे दी, एक टॉलिन, ये ऑर्गेनिक में देंगे, या CO2 दे दिया और SO2 दे दिया। तो जब दोनों ही नॉन पोलर, सॉरी CO2 दिया और SO3, क्योंकि SO2 पोलर होती है, तो एक SO3 है
एक CO2 है, बोथ आर नॉन पोलर। अब दोनों के दोनों नॉन पोलर है, अब कौन बच्चे ज्यादा घुलेगा? तो आई होप सो आपको पता हो, वंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। वंडरवॉल फोर्स उसमें ज्यादा होंगे जिसमें मोलर मास ज्यादा है और वही गैस ज्यादा घुलेगी। और मोलर गैस SO3 का ज्यादा है CO2 से। यहाँ एक तो ऑक्सीजन ज्यादा है, ऊपर से कार्बन की जगह सल्फर है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें तो कंपेयर करना है। कुछ बच्चे कंपेयर करके दिखाएंगे ये 44 है, ये 80 है। अब कंपेयर करना है ना, वैल्यू क्यों जरूरत है? यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन ज्यादा, यहाँ कार्बन, यहाँ सल्फर, सल्फर भी भारी है कार्बन से, तो ओवरऑल ये भारी है, इससे खत्म। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। अगर बाई चांस मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो जाता, जैसे एक एन पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन, और एक आइसोपेंटेन है, तो कौन जल्दी पोलराइज होगा? एंड आई होप सो आपको मालूम है कि वंडरवॉल फोर्स पहले हम मोलर मास पे देखते हैं, और जब मोलर मास भी सेम होता है तो सरफेस एरिया पे देखते हैं, है ना? तो सरफेस एरिया किस गैस का ज्यादा है? ऑब्वियसली पेंटेन स्ट्रेट चेन है, आइसोपेंटेन में एक कार्बन बीच में ब्रांच में चला गया था, तो पेंटेन हैज मोर सॉल्युबिलिटी देन आइसोपेंटेन। तो ये एक जनरल ट्रेंड है। तो हाइड्रोजन मैंने अभी कहा था सबसे कम सॉल्युबल है, सबसे कम। क्यों भाई? क्योंकि हाइड्रोजन इज अ नॉन पोलर गैस। सिमिलरली जो कम सॉल्युबल होती है ना, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, उनका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी कम होता है। तो हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर या ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी बहुत कम है। तो पहला टॉपिक हो गया नेटूरे या नेचर। और नेचर में हमने क्या पढ़ा कि पोलर गैसेस डिसॉल्व मोर देन नॉन पोलर। पोलर गैसेस ज्यादा घुलती है नॉन पोलर से, और अमंग नॉन पोलर गैसेस द गैस व्हिच हैज मोर मोलर मास डिसॉल्व फर्स्ट, लाइक CO2 dissolve earlier than hydrogen, ठीक है, among non-polar, या SO3 dissolve earlier than CO2। अब तीसरा पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट पर टेम्परेचर। इस पॉइंट को एक बार हम फिर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है? प्रेशर पढ़ने के बाद मेरा कहने का मतलब है टेम्परेचर। टेम्परेचर में बेसिकली अभी हम 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि गैस प्लस लिक्विड, ये इक्विलिब्रियम जो बनता है ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। दिस इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, यानी कभी भी कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो हीट निकलती ही निकलती है। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो स्टैंडर्ड 11 के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाने पे, ली शटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी कम होगी। या एक सिंपल भाषा में आप फील करते हैं, जितने हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जिनको हम कोल्ड ड्रिंक्स कह रहे हैं, बेसिकली वो सब जब कूल होते हैं तो उसके अंदर जो गैस डिसॉल्व होती है उसकी एफिशिएंसी हमें ज्यादा फील होती है, या ज्यादा गैस डिसॉल्व होती है। दैट मीन्स जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी कम होगी। यानी एक कोल्ड ड्रिंक की दो बोतल्स ले लीजिए, एक ऑब्वियसली चिल्ड एकदम या ज्यादा ठंडी, और एक नॉर्मल टेम्परेचर, दोनों को ओपन करिए और जस्ट आफ्टर 1 मिनट दोनों की गैसेस या दोनों को आप सिप करके देखेंगे तो जो चिल्ड वाली होगी उसमें स्टिल आपको गैस दिखेगी, या उसमें स्टिल गैस फील होगी। जो 1 मिनट के बाद जो दैट इज ऑर्डिनरी टेम्परेचर वाली थी उसकी मैक्सिमम गैस आउट हो जाएगी, और इन रिस्पेक्ट टू चिल्ड उसमें गैस कम मिलेगी। CO2 विल बी मोर सॉल्युबल इन दिस चिल्ड वन। तो टेम्परेचर के लिए हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और एक रीजन 11th का है, दैट इज ली शटलियर प्रिंसिपल। एक रीजन 12th का भी है, वो 1 मिनट बाद अभी बताता हूँ, ठीक है? 12th वाले रीजन को अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज प्रेशर। इसके बाद ही हम टेम्परेचर वाले को फिर से डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट इज प्रेशर, ठीक है? बेसिकली प्रेशर का मतलब क्या है? दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना? तो एक यूनिट एरिया पे जो भी गैस के पार्टिकल फोर्स लगाते हैं वो प्रेशर है। शांत सी बात है, यहां से लेके आखिरी तक पूरा चैप्टर ये इसी प्रेशर का है। इसलिए जिस बच्चे को हेनरी लॉ या ये प्रेशर का कंसेप्ट समझ में आएगा उसे आखिरी तक चैप्टर में बड़ा मजा आने वाला है। वो हर बारी कहेगा अबे लौट के वही प्रेशर आ गया। भले ही नाम बदलते जाएंगे, ठीक है, नाम हमेशा बदलते जाएंगे। कभी मैं इसे वेपर प्रेशर कहने लगूंगा, कभी मैं इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहने लगूंगा, और कभी हम इसे
सिंपल दिस वन, प्रेशर ऑफ गैसेस कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कहेंगे। तो वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वर्ड बदलते रहेंगे बट सबके पीछे का बेसिक लॉजिक सेम है। क्या है लॉजिक? ये गैस के पार्टिकल हैं भैया, हर डायरेक्शन में जो होंगे, और लेट सपोज यहाँ लिक्विड रख देते हैं, ये रखा है लिक्विड, ठीक है, ये गैस है ऊपर, यहाँ पिस्टन लगा देते हैं भाई, एक पिस्टन भी लगा देते हैं जिससे कि हमें प्रेशर समझाना आसान लगे। ये पिस्टन लगा है, इट कैन मूव अप एंड डाउन, और ये गैस के पार्टिकल थे, ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, जैसे कर तो सकते हैं यार, हमें आता नहीं, ये गैस के पार्टिकल है, चलो होगा, व्हाटएवर। ये मैंने डॉटेड लाइन बनाने की कोशिश की है, तुम्हें दिख भी रहा है नहीं पता, व्हाटएवर। अब हमने प्रेशर इंक्रीज किया, तो व्हाट इज द बेसिक पॉइंट? जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये पार्टिकल इसके सरफेस पे कोलॉइड कर रहे थे, एक कोलिजन कर रहे थे। हाँ, एक डायरेक्शन, चारों ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये इधर भी कोलाइड कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस लिक्विड सरफेस पे है। तो जैसे ही बाहर से प्रेशर बढ़ाया गया, पिस्टन नीचे की ओर आ रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ज्यादा कोलिजन होने लगेंगे, यहाँ पे ज्यादा फोर्स से कोलिजन हुए, एंड ऑब्वियसली जब फोर्स ज्यादा तो अंदर भी पहुंच गए, गैस के पार्टिकल पेनिट्रेट करके वाटर के अंदर आ गए। अब इसको ना एकदम सॉलिड की तरह मत सोचना, इवन सॉलिड में पेनिट्रेशन होकर सब्सटेंस अंदर जा सकते हैं, गैसेस जा सकती हैं, वेव्स जा सकती हैं, तो यहाँ पे तो जा ही सकते हैं। तो ये मत सोचना है इसके अंदर कैसे चलेगा, अबे चले जाएंगे, जब फोर्स बढ़ाएगा तो ये गैस के पार्टिकल लिक्विड के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि लिक्विड में भी गैप होती है। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे, मोर द प्रेशर यू अप्लाई, ये इसको आप बढ़ाते जाओ तो क्या होगा, पिस्टन को नीचे लाते जाओ, प्रेशर बढ़ाते जाओ तो क्या होगा, अगेन कॉमन सेंस, जितना ज्यादा प्रेशर उतने ज्यादा पार्टिकल का पेनिट्रेशन, उतना ही ज्यादा पार्टिकल अंदर, पार्टिकल ज्यादा घुल गए। इसी बेस पे कह सकते हो तुम्हारे ये सिलेंडर्स भरे जाते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स या ऑक्सीजन सिलेंडर्स या दैट इज परफ्यूम सिलेंडर्स, जितने भी होते हैं ना, गैस वाला फॉग चल रहा है जो भी है, तो वो जैसे ही आप ओपन करते हो, अगर उसको आप सिलेंडर को इम्प्रॉपरली ओपन कर दो, सारी गैस एक साथ भी निकल सकती है, दैट इज डिफ्यूजन। तो पॉइंट समझो क्या है, एकदम से ओपन करने में सारी गैस क्यों निकल गई? कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करने पे पप नॉइज क्यों आई? बिकॉज जब तक हाई प्रेशर था तो गैस सॉल्युबल थी, और जैसे ही यहां से प्रेशर को लूज किया, कम किया, गैस वापस। भैया ये जो अंदर बैठे हैं ये तो एक दबाव में बैठे हैं, उस दबाव का नाम है प्रेशर, समझ में आया? और जैसे ही ये दबाव हटा, ये प्रेशर हटा, ये भी निकल लिए बाहर। तो प्रेशर को रिलीज करते ही, कम करते ही गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, प्रेशर को बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, इट इज सिंपल। एक बच्चे ने कहा है वेपर प्रेशर के बारे में बड़ी कहानी लिखी है, और दूसरे ने H2CO3 के बारे में लिखा। भैया दोनों, क्योंकि तुम्हारी कहानी तो बहुत बड़ी थी, एक ने कुछ कहा है कि हम प्रेशर लगाते हैं नीचे से, वो भी प्रेशर लगाता है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा भाई। ऑब्वियसली कभी ना कभी तो इक्विलिब्रियम आता ही है ना, मतलब द रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन आर सेम, तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। जैसे कि पानी अगर है तो उस पानी के अंदर ऑक्सीजन तो है ही है, अरे तभी तो फिशेस जिंदा थी। या समुद्र के अंदर तुमने कोई ऊपर से प्रेशर लगाया कि ऑक्सीजन अंदर जाए, अबे ऑक्सीजन तो अंदर वैसे ही है, उसके पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है। तो एटमॉस्फेयर में जितना प्रेशर है ना, उससे भी गैसेस कुछ ना कुछ डिसॉल्व रहती है, और वो एक इक्विलिब्रियम में रहती है। क्या इक्विलिब्रियम क्या है? एक प्रोसेस वेपोराइजेशन, एक प्रोसेस कंडेंसेशन, और वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन जब बराबर हो जाता है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो वो अभी हम अगली हेडिंग में पढ़ेंगे, एक ही लिक्विड और उसी की वेपर्स के लिए होगा, मतलब ये पानी ऊपर पानी की वेपर, वो उसके लिए होगा, वो राउट्स लॉ कहलाएगा। अभी क्या पढ़ रहे हैं, ये पानी ऊपर एयर, यानी कोई भी गैस, वो हेनरी लॉ। वेरी गुड। तो अब लौट के आते हैं, जैसे न्यूटन के ऊपर एक सेब गिरा, वो उनने लॉ बना दिया अपने, ठीक है। पता नहीं यार, ये इंडियंस के ऊपर चीजें गिरती हैं, लॉ बनाने की जगह खा पी के बराबर कर देते। चलो बढ़िया। ऐसे ही हेनरी ओलंगा, मतलब हेनरी जो भी था, ओलंगा नहीं, तो हेनरी ने ये देखा, क्या देखा कि भैया प्रेशर बढ़ा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, प्रेशर ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा, बोले इसे तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहूंगा, और उनने कह दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और पॉइंट क्या बन गया, solubility of gases is directly proportional to the pressure applied,
ठीक है, तो यहाँ पे हेनरी साहब ने एक लॉ दिया प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में। ये बस थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है इसमें। न्यूमेरिकल करते समय मैक्सिमम बच्चों से एक मिस्टेक होती है, वो भूल जाते हैं ये प्रेशर कहाँ का था, सॉल्युबिलिटी क्या थी, तो ये भूल जाते हैं। ये भैया गैसियस फेज की बात हो रही है और ये भैया लिक्विड या सोल्यूशन फेज की बात हो रही है। मतलब जब भी न्यूमेरिकल करो तो ये जरूर ध्यान रखना कि जो वो प्रेशर वर्ड बोल रहा है, जिसको थोड़ी देर में पार्शियल प्रेशर में बोलूंगा, एक्चुअली प्रेशर इज कलेक्टिव वर्ड की एयर है तो एयर में 10 गैसेस हैं, सबका प्रेशर मिला के प्रेशर बना है। और अगर मैं न्यूमेरिकल खाली ऑक्सीजन गैस के लिए कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर लगाना है तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेपर फेज इन द गैसियस फॉर्म वो देख रहे हैं। जितना प्रेशर ज्यादा है मोर द सॉल्युबिलिटी, कहां घुल गया, लिक्विड में, तो मोर द सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। तो यहाँ लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी देखनी है और प्रेशर एयर या गैसियस फॉर्म का है। अब हेनरी ने कहा इस सॉल्युबिलिटी की भी कोई यूनिट बतानी पड़ेगी, तो उसने कहा भाई इस सॉल्युबिलिटी की कोई भी यूनिट ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट कंफर्टेबल यूनिट जो एक्सपेरिमेंट में बार बार की, तो उन्होंने कहा मोल फ्रैक्शन लेनी चाहिए, मोल फ्रैक्शन। तो उन्होंने क्या कहा, प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस या मोर द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, मोर इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन सॉल्यूशन, उतना मोल फ्रैक्शन उस गैस का ज्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन में। और मोल फ्रैक्शन की जगह आप मोलैलिटी भी ले सकते हो या कोई और यूनिट भी ले सकते हो, यू आर फ्री टू टेक एनी यूनिट, बट हमारे कोर्स में मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन पे है, तो इसलिए मैंने मोल फ्रैक्शन कहा है। सेकेंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है हायर लेवल के लिए, लोअर लेवल में तो कोई खास नहीं, 12th स्टैंडर्ड तक तो कोई खास नहीं है, ये प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू अ हेनरी कांस्टेंट एंड देन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। 12th स्टैंडर्ड तक ठीक है, हेनरी कांस्टेंट को इसी डायरेक्शन में लिखना है 12th स्टैंडर्ड। बट इन सम कंपटीशन जानबूझ के वो ऐसा फॉर्मूला लगवा लेते हैं और बच्चे को पता भी नहीं लगता यार ये लगाना था, ठीक है। अब इस कॉमन सेंस से हमें ये फॉर्मूला यूज करना, ये यूज करना कैसे पता लगेगा? ऑब्वियसली स्टैंडर्ड 11 फिजिक्स लेक्चर फर्स्ट डायमेंशन एनालिसिस, उससे पता लगेगा। मतलब इक्वल टू के इधर और इधर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी या यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर एग्जामिनर ने हेनरी कांस्टेंट की यूनिट एटमॉस्फेयर या कोई भी यूनिट प्रेशर वाली दी है, क्योंकि ये टर्म तो यूनिटलेस है, ये टर्म तो यूनिटलेस है, और इक्वल टू के इधर भी एटमॉस्फेयर ही है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यू हैव टू फोकस ऑन द यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट, और ये अधिकतर बच्चे नहीं करते हैं। अधिकतर बच्चे हेनरी कांस्टेंट क्वेश्चन में ढूंढते हैं, ये फॉर्मूला उठाते हैं, पुटअप कर देते हैं। एबीसी में एक न्यूमेरिकल है जिसमें फंसाया गया, और उन्होंने हेनरी कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है, शायद देख के बता दूंगा, एटमॉस्फेयर पर मोलल, एटमॉस्फेयर पर मोलल दे रखी। अब सोचना है फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये देखिए। अगर हेनरी कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है एटमॉस्फेयर इनवर्स, एटमॉस्फेयर इनवर्स, तो भैया इक्वल टू के इधर तो यूनिटलेस है, तो इधर भी यूनिटलेस होगा, और इसीलिए ये एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर इनवर्स कैंसिल आउट होंगे। यानी अगर हेनरी कांस्टेंट की यूनिट एटमॉस्फेयर इनवर्स है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, हेनरी कांस्टेंट को इक्वल टू के इधर रखना पड़ेगा। और अगर आप 12th स्टैंडर्ड तक के मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें तो यही लगाते हैं, उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते वो। 12th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन में उन्होंने सिंपल ये फॉर्मूला लगवाते हैं। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते क्वेश्चन करना है। देखते हैं क्या कॉमन सेंस है। पहला पॉइंट ये है, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, ये आ गया फॉर्मूला। तो अगर मैं बेसिकली कहूं मोल्स फ्रैक्शन या मोल्स के बारे में, तो इट इज अ कॉमन सेंस कि बच्चों ये वाला जो n है, इट इज वेरी वेरी बिगर देन दिस n, कॉमन सेंस। ये n क्या था,
मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और ये n क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी पानी के अंदर गैस कितनी घुली। तो पानी के मोल्स बहुत ज्यादा होंगे, गैस के मोल्स नेग्लिजिबल होंगे। एक कॉमन सेंस। 22.4 लीटर गैस जब होती है, 22.4 लीटर गैस, वो 1 मोल बना पाती है अगर वो लिक्विड में चेंज हो जाए PV इक्वल टू nRT वाले इक्वेशन से, या 22.4 लीटर 1 मोल का एयर का वॉल्यूम होता है। अब वो भी कंडेंस जब किया जाएगा और लिक्विड में घोला जाएगा, पूरा 22.4 लीटर भी घोल दिया तो 1 मोल भी तो घोला। और वाटर के 1 लीटर में कितने मोल्स होते हैं, 55.55। 1 लीटर पानी है तो 55.55 है, वो 22.4 लीटर आके घुल गए अगर, तो भी 1 मोल घुले। यानी कॉमन सेंस के हिसाब से, जनरल न्यूमेरिकल के हिसाब से, ये वाली क्वांटिटी किसके सामने नेग्लिजिबल है, और इसलिए जनरल न्यूमेरिकल आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लिख के कर सकते हैं, और जो बच्चा ये पूरा लिख के भी करेगा उसके आंसर और तुम्हारे आंसर में इतू सा फर्क आएगा, उस इतू से फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें नंबर नहीं घटेंगे। ठीक है, और इवन एनसीईआरटी ने भी इसे फॉलो किया है एक आध जगह कि हम इसे ऐसे लिखेंगे तो आंसर सेम आएगा। 4.562 आ रहा था और दूसरे का 4.552 आ रहा था, तो 0.01 की डिफरेंस आता है, तो 0.01001 हार्डली मैटर, तो 1 पॉइंट तो ये। सेकेंड पॉइंट हमें यहाँ जो फोकस करना है वो है ऑब्वियसली हेनरी कांस्टेंट को। हेनरी कांस्टेंट, अगर कॉमन सेंस, दो अलग अलग गैसेस हैं या डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट हेनरी कांस्टेंट, हाइड्रोजन का हेनरी कांस्टेंट अलग है, हीलियम का अलग है, किसी और का अलग होगा। हेनरी कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड द टेम्परेचर, उस समय क्या टेम्परेचर है और कौन सा नेचर है। अब बात करें जो गैसेस ज्यादा सॉल्युबल हैं उनका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है या कम है, व्हाटएवर, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक गैस ए है, एक गैस बी है। सपोज मैंने कहा हेनरी कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज मोर देन हेनरी कांस्टेंट ऑफ बी गैस। ए गैस का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है बी से, तो बच्चों बताओ द गैस इज मोर सॉल्युबल, मतलब ए और बी में से कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल है, ए या बी। तो हेनरी कांस्टेंट दोनों का सेम है, व्हिच गैस इज मोर सॉल्युबल, ऑब्वियसली एट ए कांस्टेंट प्रेशर। जब दोनों ही गैसेस को एक कांस्टेंट प्रेशर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो कौन सी गैस ज्यादा घुलेगी। अब बच्चों जैसे कार्तिक या बाकियों ने आंसर दिया है कि जल्दबाजी हो जाती है, ये जल्दबाजी क्या होती है, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा है। वेरी गुड प्रथम, बाकी के आंसर गलत थे। ठीक है, अब जरा सुनना ध्यान से क्या कह रहे हैं बेटा, सुनिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। अरे बेटा इन जनरल ये न्यूमेरिकल या ये फॉर्मूला लगाना है, ये मल्टीप्लाई, हमने कहा प्रेशर कांस्टेंट है तो ये मल्टीप्लाई कांस्टेंट आई, ये मल्टीप्लाई कांस्टेंट आई, और अब मैं कह रहा हूं ये वैल्यू ज्यादा है, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कम हो गई, क्योंकि मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट आनी है। तो मोर द हेनरी कांस्टेंट लेस द सॉल्युबिलिटी, उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो हेनरी कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी आर रिवर्स, इनवर्स। मतलब कहना ये चाहता हूं जिस भी गैस का हेनरी कांस्टेंट, एक जो जनरल हेनरी कांस्टेंट है जिसकी यूनिट प्रेशर की यूनिट में दी होगी, और उस हेनरी कांस्टेंट में सॉल्युबिलिटी मोर द हेनरी कांस्टेंट वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी, लेट्स सपोज आपको पता है ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में हाइड्रोजन से ज्यादा है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका मतलब हेनरी कांस्टेंट, या इसका मतलब ऑक्सीजन गैस की अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो हेनरी कांस्टेंट कम है, और जिस गैस की सॉल्युबिलिटी कम है उसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाला वर्ड आप याद रखिए। अब मैंने कहा था एक बारी थोड़ी देर पहले कि जरा टेम्परेचर निपटा लूं, फिर एक बारी आपसे बात दोबारा करूंगा। ये रहा टेम्परेचर वाला फैक्टर, टेम्परेचर क्या, प्रेशर निपटा लूं फिर बात करेंगे। तो बच्चों अगर आपको याद हो मैंने उस समय कहा था टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है। एक्चुअली जब हमने प्रेशर पढ़ लिया तो ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में आ गया, ये रहा हेनरी कांस्टेंट, और केमिकल काइनेटिक्स जो अगला ही चैप्टर है, आप एक आध चैप्टर में देखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है, या ये कहें टेम्परेचर बढ़ाने पे ये कांस्टेंट बढ़ेगा। हेनरी कांस्टेंट क्यों बढ़ेगा ये केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ लेंगे,
कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है उतने कोलिजन्स और इफेक्टिव कोलिजन्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये के की वैल्यू बढ़ जाती है, वॉट एवर द के। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है। तो ये 12th का आंसर है कि टेम्परेचर, बेटा प्रेशर नहीं है, यहाँ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर ये चीज बढ़ गई तो ये चीज कम हो गई। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तरीका थोड़ी देर पहले जो बताया था वो ये था कि भाई टेम्परेचर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम पीछे चला गया, ली-शैटले प्रिंसिपल कह रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम हो। 11th स्टैंडर्ड। दूसरा तरीका है 12th स्टैंडर्ड का कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो हेनरी कांस्टेंट है, इस इक्वेशन का कांस्टेंट, वो बढ़ जाता है, और हेनरी कांस्टेंट बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो with rise in temperature solubility decreases due to more Henry constant. Henry constant increases, therefore solubility decreases. अब हमें इसके न्यूमेरिकल की तरफ मूव करना है। दिस वन, ये फॉर्मूला आपको अधिकतर लगाना है और न्यूमेरिकल मूव करना है। मैं भी आपको नोट्स, अभी तो नहीं, शाम तक नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, इसके चैप्टर के, इस टॉपिक के आप न्यूमेरिकल करके रखेंगे। कल हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल और जनरल पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। कल हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। एनी अदर डाउट जल्दी बताओ। 11th बैच है इसलिए। ओके, हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर। यू आर वेलकम।